हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन क्लास। लेक्चर वन में हम लोगों ने हिस्ट्री के कंप्लीट ओवरव्यू को देखा था। मैं चाहता हूँ कि लेक्चर वन को आप अच्छे से याद कर लेंगे, बिकॉज उसके बाद ही आप चीज़ों को आगे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। लेक्चर टू से हिस्ट्री के चैप्टर से स्टार्ट हो रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री के बेसिक्स को देखेंगे, जो कि बेसिक्स के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी हैं। चैप्टर वन है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। यानी कि जो भी घटनाएं बीत जाती है तो उनके स्टडी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री एक वर्ड से आया है, इसका नाम है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है। और इसमें इसका मतलब होता है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। ये तो था हिस्ट्री का मीनिंग। हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? एक ग्रीक राइटर थे, इनका नाम था हेरोडोटस। 430 बीसी में ये एक बुक लिखते हैं। इस बुक का नाम था द हिस्टोरीज। और इस बुक में वो एक वॉर को मेंशन करते हैं जो कि हो रहा था ग्रीस और पर्सिया के बीच में, जो आज का ईरान है। इस वॉर को वो मेंशन करते हैं। इसके बाद से हिस्ट्री की शुरुआत होती है और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाने लगा। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जो एक फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी है, ये बाइशप विलियम स्टेप्स को कहा जाता है। तो हमने अभी तक में देखा क्या? हिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री एक वर्ड से आया है, हिस्टोरिया वर्ड से आया है, और इसका इसमें मतलब होता है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। इसकी शुरुआत होती है हेरोडोटस से। 430 बीसी में वो एक बुक को लिखते हैं, इसका नाम था द हिस्टोरीज, और इसमें एक वो वॉर को मेंशन करते हैं। इसके बाद से हिस्ट्री की शुरुआत होती है और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। एक फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी है, ये बाइशप विलियम स्टेप्स को कहा जाता है। हिस्ट्री में आगे डेटिंग सिस्टम को देखते हैं। दो टाइप के डेटिंग सिस्टम होते हैं, एक बीसी, सेकेंड एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। जब जीसस का जन्म होता है तो हिस्ट्री में उनके जन्म को हम एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे देखते हैं। तो उनके जन्म से पहले वाले साल को हम लोग बीसी बोलते हैं और उनके जन्म के बाद वाले साल को एडी बोलते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम्स में एडी के बदले जो है सीई का भी इस्तेमाल हो रहा है और बीसी के बदले जो है बीसीई का भी इस्तेमाल हो रहा है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा या करेंट एरा।
बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा या बिफोर करेंट एरा। तो अब इसका इस्तेमाल होता क्यों है आजकल? जो दूसरे फेथ के लोग हैं, जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, तो वो जो है बीसी और एडी बोलने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील ना करे, तो इसलिए आजकल जो है एडी के बदले जो है सीई का इस्तेमाल भी होता है और बीसी के बदले जो है बीसी का भी इस्तेमाल होता है, हालांकि ये दोनों एक ही है। इसके बाद देखते हैं इंडियन कैलेंडर्स के बारे में। जब भी एक कोई डायनेस्टी स्टार्ट होता था और उसके जो रूलर आते थे, तो उसके बाद वो एक अपना खुद का कैलेंडर को जारी करते थे ताकि वो अपने बिगिनिंग को मार्क कर सके। भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमें दो इम्पॉर्टेंट कैलेंडर्स को देखना है, एक है विक्रम संवत, एक सेकंड है शक संवत। संवत का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ टाइम। फर्स्ट विक्रम संवत को देखते हैं। विक्रम संवत की जो शुरुआत होती है वो होती है विक्रमादित्य के द्वारा। ये उज्जैन के रूलर थे, विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। ये वही रूलर हैं जिनके बारे में आप विक्रम बेताल की स्टोरी सुनते हैं। विक्रमादित्य ने 57 बीसी में विक्रम संवत की शुरुआत की थी और ये साकास को हराया था, तो इसके कारण से ही ये विक्रम संवत की शुरुआत करते हैं, ड्यू टू विक्ट्री ओवर साकास। साकास को हमने कहाँ पे देखा था? जब मौर्य एम्पायर टूटता है ना, तो उनके दो टाइप के सक्सेसर्स आते हैं, एक नेटिव एक फॉरेनर। नेटिव में कौन थे? सुंग, कानवा, सातवाहन, और फॉरेन में उनके सक्सेसर्स कौन थे? इंडो ग्रीक्स, साकास, पार्थियंस, कुशांस। तो ये वो वाले साकास है। विक्रम संवत जो है नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर है। विक्रम संवत जो है वो एक लूनार कैलेंडर है। जो मून के फेजेस होते हैं ना, तो वो उस पे बेस्ड है ये कैलेंडर, तो इसलिए ये एक लूनार कैलेंडर है। और इसको जो है भारत में हिंदूज और सिख्स दोनों यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं शक संवत। ये जो स्टार्ट हुआ था, ये एक शालिवाहन रूलर थे ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन को हमने कहाँ पर देखा था? ये मौर्य के नेटिव सक्सेसर थे। वो थे, एक सुंग थे, एक कानवा थे, एक सातवाहन थे, तो ये वो सातवाहन है। और इसकी शुरुआत होती है शक संवत की 78 एडी में। विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? ये 57, ये बीसी है, और शक संवत ये एडी में है। ये इंडियाज़ नेशनल कैलेंडर है। नेपाल का कौन सा था? विक्रम संवत। शक संवत इंडिया का नेशनल कैलेंडर है, along with ग्रिगोरियन कैलेंडर।
तो भारत के दो नेशनल कैलेंडर हैं और इन दोनों को एडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957। और इसको जो इस्तेमाल करते हैं वो बाली और जावा आइलैंड्स के जो हिंदूज़ हैं वो करते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था पॉप ग्रिगोरी 13 के द्वारा 1582 AD में। ये आज का ये वेस्टर्न कैलेंडर जो है ये है जो अभी हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं। और इसने रिप्लेस किया था जूलियन कैलेंडर को ड्यू टू इशू ऑफ लीप ईयर। तो इसके लिए जो है जूलियन को रिप्लेस किया था ग्रिगोरियन ने, लीप ईयर का इशू हो रहा था। तो हमने अभी तक में देखा क्या, भारत में जो हमें देखना होता है वो दो टाइप के कैलेंडर्स को देखना होता है, एक विक्रम संवत एक शक संवत। विक्रम संवत की शुरुआत होती विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन के द्वारा 57 BC में। उन्होंने साकास को हराया था, तो इसके बाद से ये स्टार्ट हुआ था। नेपाल का ये ऑफिशियल कैलेंडर है, ये एक लूनार कैलेंडर है जो मून के फेजेस पे बेस्ड है और इसको भारत में हिंदूज और सिख्स दोनों के द्वारा इस्तेमाल होता है। शक संवत जो है ना वो शालिवाहन ऑफ सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 78 AD में। ये इंडिया का नेशनल कैलेंडर है अलॉन्ग विथ ग्रिगोरियन कैलेंडर। दोनों को जो है ना भारत का ऑफिशियल कैलेंडर जो अडॉप्ट किया गया था वो 22 मार्च 1957 को किया गया था। और ये बाली और जावा आइलैंड्स के दोनों के ये हिंदूज के द्वारा इस्तेमाल होता है। बाली और जावा आइलैंड्स के हिंदूज के द्वारा ये इस्तेमाल होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ये पॉप ग्रिगोरी 13 के द्वारा लाया गया था 1582 AD में। ये एक वेस्टर्न कैलेंडर है जो अभी इस्तेमाल होता है और इसने रिप्लेस किया था जूलियन कैलेंडर को। आगे हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के ट्री पार्टाई डिवीज़न को। हिस्ट्री को जो हम लोग 3 पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं तो इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसका टाइम पीरियड था 30 लाख BC से 2500 BC। लेक्चर 1 में हमने देखा था जो हमारा स्टोन एज स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 20 लाख BC से, तो वो उसके अराउंड का ही टाइम पीरियड है और ये चलता है 2500 BC तक और इसके अराउंड जो है इंडस वैली की शुरुआत होती है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं जो ये स्टोन एज से इंडस वैली की जब शुरुआत होती है ये उसके टाइम पीरियड के बीच का जो होता है उसको हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में हमारे पास इसका रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है। सेकंड में आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसका टाइम पीरियड था जब इंडस वैली स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम से लेके जब महाजनपद की शुरुआत होती है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था महाजनपद के बारे में जो 600 BC में स्टार्ट होता है। तो ये टाइम पीरियड हो गया इंडस वैली से लेके महाजनपद।
एज तक। इस एज में हमारे पास रिटन एविडेंस अवेलेबल तो हैं, पर उनको अभी तक जो है डेसिफर नहीं किया जा सका है। उनको अभी तक जो है रिटन एविडेंस अवेलेबल है, पर उनको अभी तक जो है डेसिफर नहीं किया जा सका है। थर्ड जो हमारा डिवीज़न आता है वो आता है हिस्टोरिक पीरियड का। ये जो होता है 600 BC से अभी तक का टाइम पीरियड है, यानी कि फ्रॉम महाजनपद पीरियड से अभी तक। और इसमें हमारे पास जो है रिटन एविडेंस भी है और इनको डेसिफर भी किया जा सका है। एक स्कॉलर आते हैं, उनका नाम था क्रिस्टोफ सेलारियस। इनके अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री का डिवीज़न था वो था एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड मेडिवल हिस्ट्री, थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो आज देखते हैं ना, तो वो जो है सेलारियस के द्वारा दिया गया था। और इसको अगर हम लोग भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को, तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग टू बिगिनिंग टू 647 AD, यानी कि स्टोन एज से लेके 647 AD में हमने लेक्चर 1 में देखा था जो हर्षवर्धन का डेथ हो जाता है, तो उस टाइम एंशिएंट ख़त्म हो जाता है और उसके बाद मेडिवल स्टार्ट हो जाता है। और इनके जो डेथ होता है 647 AD में, इसके बाद से स्टार्ट होता है मेडिवल। ये होता है 647 AD टू 1757 AD में। 1757 AD में बैटल ऑफ प्लासी होता है और इसके बाद से स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री। बैटल ऑफ प्लासी से लेके अभी तक। तो हमने अभी तक में देखा क्या, जो हमारा हिस्ट्री का डिवीज़न जो होता है वो तो एक इसके बेसिस पे होता है। सेकंड, एक इसके बाद एक और आते हैं स्कॉलर, ये थे सेलारियस। तो ये जो है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के बेसिस पे हिस्ट्री का ट्रिपार्टाइट डिवीज़न देखते हैं, और इसको हम लोगों ने भी भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा। इसके बाद जो आता है ना, वो हमारा आता है हिस्टोरिकल सोर्सेस। यहाँ पर आपको मैंने रॉन्ग मार्क कर दिया था, हालांकि मैंने बोला ठीक था पर रॉन्ग मार्क किया था मैंने यहाँ पे। ये ये जो हिस्टोरिक पीरियड है ना,
तो इसमें रिटन एविडेंस भी है और साथ में इसको डेसिफर भी किया जा चुका है, तो आप इसको देख लेंगे। और यहाँ पर जो है ये आइलैंड की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई थी। ये सब सॉरी माइनर मिस्टेक्स है, आपको लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, सो डोंट माइंड ऑल दिस थिंग्स। इसके बाद जो हमें देखना होता है वो है हिस्टोरिकल सोर्सेस। हमें जो हिस्ट्री के बारे में पता चलता है तो आखिर वो पता कहाँ से चलता है, तो वो होते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेस। हिस्टोरिकल सोर्सेस से ही हमें जो भी पास्ट की घटनाएं होती है तो हमें उनके बारे में पता चलता है। हिस्टोरिकल सोर्सेस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, लिटरेरी सोर्सेस। सेकंड, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस ऐसे सोर्सेस होते हैं जो रिटन फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, जर्नल्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं वो मटेरियल रिमेन्स होते हैं, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हो गए, सिक्के हो गए, तो ये इस टाइप के। फर्स्ट देखते हैं लिटरेरी सोर्सेस। ये जो होते हैं रिटन फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, जर्नल्स। और इनको जो है फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो होता है वो रिलीजियस लिटरेचर होता है। सेकंड में नॉन रिलीजियस या सेक्युलर लिटरेचर। थर्ड में जो आते हैं वो होते हैं फॉरेन अकाउंट्स। रिलीजियस लिटरेचर में हो गए हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट। हिंदू टेक्स्ट के बारे में हम लोग जब वैदिक एज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में हम लोग बुद्धिज़्म में देखेंगे और जैन टेक्स्ट के बारे में हम लोग जैनिज़्म में देखेंगे। सेक्युलर लिटरेचर ऐसे लिटरेचर होते हैं जिनमें कि रिलीजियस कंटेंट नहीं होता है, जैसे कि बायोग्राफीज। फॉरेन अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो भी अगर फॉरेनर भारत में आते थे तो जो उनके एक्सपीरियंसेस होते थे, फाइंडिंग्स होते थे, तो उनको वो अपने बुक में लिखते थे। तो उनके थ्रू भी जो है हमें भारत के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो ऐसे ही सोर्सेज को हम लोग फॉरेन अकाउंट्स बोलते हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमें 4 टाइप के फॉरेनर्स को देखना होता है। फर्स्ट में आते हैं ग्रीक्स, सेकंड रोमन्स, थर्ड चाइनीज, फोर्थ अरब्स। फर्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रीक्स के बारे में। ये जो भी है इनके बारे में हम लोग फर्दर के चैप्टर्स में डिटेल्स में देखेंगे और अभी इनके बारे में हम लोग बस थोड़ा थोड़ा जानेंगे। फर्स्ट देखते हैं ग्रीक्स के बारे में। इसमें जो हमें फर्स्ट देखना होता है वो मेगास्थनीज के बारे में देखना होता है। ही वॉज द फर्स्ट ग्रीक टू कम टू इंडिया। ये जो है
302 BC में भारत में आए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे, जो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। लेक्चर 1 में हमने देखा था। तो ये इनके टाइम में आते हैं मेगास्थनीज। इनकी बुक का नाम है इंडिका, और ये जो है फर्स्ट इंडोलॉजिस्ट है। इंडोलॉजिस्ट वो होते हैं जो भारत के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद सेकेंड जो हमें देखना होता है वो है डैमेचस। डैमेचस आए थे बिंदुसारा के टाइम में। ये मौर्य डायनेस्टी के सेकेंड रूलर थे आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य। थर्ड स्ट्रैबो। जब मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका फाइट होता है सेल्यूकस निकेटर से। ये जो सेल्यूकस निकेटर थे ये हार जाते हैं। तो इसके बाद जो इनकी डॉटर थी ना हेलेना, तो इनसे इनका जो है मैरिज हो जाता है, और इसके बारे में जो है स्ट्रैबो अपनी बुक में मेंशन करते हैं। इसके बाद जो आते हैं वो एरियन आते हैं। ये जो है ना, जब भारत में सिकंदर का आक्रमण होता है 326 BC में, लेक्चर 1 में हमने देखा था, तो ये एरियन जो है ना इसको मेंशन करते हैं, इनके आक्रमण को अपने बुक में मेंशन करते हैं। एक 5 में थे एनोनिमस राइटर। एनोनिमस का मतलब होता है जो जिन व्यक्ति के बारे में हमें पता नहीं होता है तो हम उनको बोलते हैं एनोनिमस राइटर। तो इनका एक बुक था, नाम था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो हमने अभी तक में देखा क्या, हिस्टोरिकल सोर्सेज जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, सेकंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो मटेरियल रिमेन्स होते हैं वो आते हैं, फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट्स, सिक्के। लिटरेरी सोर्सेज जो रिटन फॉर्म में होते हैं, जैसे कि बुक्स में डॉक्यूमेंट्स etc। लिटरेरी सोर्सेज जो है ना, इनको फर्दर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर, और एक थर्ड में आते हैं फॉरेन अकाउंट्स। जो रिलीजियस लिटरेचर है उसमें आते हैं हिंदू टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, इनके बारे में हम लोग तो बाद में देखेंगे। जो सेक्युलर लिटरेचर आते हैं वो फॉर एग्जांपल बायोग्राफीज हो गए। अभी हम लोग देख रहे थे फॉरेन अकाउंट्स के बारे में। तो टोटल 4 टाइप के भारत में फॉरेनर्स आते हैं, और इसमें हम लोग फर्स्ट देख रहे थे इनके बारे में, ग्रीक्स के बारे में। और इनमें जो आते हैं वो थे मेगास्थनीज थे, इनके बारे में हमने देखा। फिर डैमेचस के बारे में देखा, स्ट्रैबो के बारे में, एरियन के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली एक देख रहे हैं, वो है एनोनिमस राइटर के बारे में। इनके राइटर कौन थे हमको पता नहीं है। मेगास्थनीज वॉज द फर्स्ट ग्रीक टू कम टू इंडिया, और ये आए थे 302 BC में आए थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी बुक का नाम इंडिका था, और ये फर्स्ट इंडोलॉजिस्ट थे। इंडोलॉजिस्ट वो होते हैं जो भारत के बारे में स्टडी करते हैं। डैमेचस जो है वो बिंदुसारा के टाइम में आए थे, और ये जो है मौर्य डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे। स्ट्रैबो जो है, जो इनकी डॉटर थी सेल्यूकस निकेटर की, जो इनका शादी होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो वो उनके बारे में मेंशन करते हैं।
एडियन जो थे, जब भारत में सिकंदर का अटैक होता है तो उसके बारे में वो मेंशन करते हैं। और फाइनली हम अभी इसके बारे में देख रहे थे। पैडी प्लस का मतलब होता है वॉयज, यानी कि समुद्री यात्रा। और ये जो एडिथ्रियन सी है ना, जब हमारा रोमन एम्पायर चल रहा था, और वो चला था अराउंड 1000 ईयर तक। तो रोमन टाइम जो था उसमें एक रेड सी, पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी को हम लोग जो है ना एडिथ्रियन सी कहते थे। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये जो है रेड सी है, ये था पर्शियन गल्फ, और ये हमारा है अरेबियन सी। तो इस बुक में ये मेंशन होता है, जो एक हिपेलस नाम का जो है ना सेलर था, वो रेड सी से होते हुए भारत के कोस्ट पे आता है। तो इसी के बारे में ये बुक मेंशन करता है। बुक का नाम था पैडी प्लस ऑफ द एडिथ्रियन सी। एक हिपेलस नाम का सेलर था, वो रेड सी से होते हुए भारत तक आता है। और जब ये भारत में आता है ना, तो उस टाइम संगम एज था। संगम एज के बारे में हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था, जब मौर्य एम्पायर चल रहा था। तो उस टाइम जो है साउथ में जो है हमें संगम एज भी जो है साथ में चल रहा था, और वो अराउंड चला था 300 BC टू 300 AD। तो हिपेलस इसके बारे में मेंशन करते हैं। तो ये जो बुक था, इससे हमें दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। फर्स्ट, एंशियंट इंडिया का जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ था उसके बारे में। सेकंड, संगम एज के बारे में, जो मौर्य एम्पायर के साथ में साउथ में चल रहा था। इन दो चीज़ों के बारे में हमें पैडी प्लस ऑफ द एडिथ्रियन सी से पता चलता है। हिपेलस के बारे में हमें एक और बात को जो देखना है, 45 AD में मॉनसून की खोज की थी हिपेलस ने। ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रोमन्स के बारे में। रोमन्स भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमें दो रोमन्स को याद रखना होता है। एक थे प्लिनी, इनकी बुक का नाम था नेचुरल हिस्ट्री। सेकंड जो थे वो टॉलेमी थे, इनकी बुक का नाम था जियोग्राफी। जो स्ट्रैबो थे ना, इनकी बुक का नाम था जियोग्राफिका। इनके बुक का नाम था जियोग्राफिका, और जो टॉलेमी थे इनके बुक का नाम था जियोग्राफी। ये दोनों जो है ना अपने बुक में मेंशन करते हैं रोम और भारत के बीच में जो है उस टाइम व्यापार जो हो रहा था, तो उसके बारे में ये दोनों बुक मेंशन करते हैं। दोनों के बीच में जो व्यापार जो होता था, इसके बारे में ये
बुक ये दोनों मेंशन करते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं चाइनीज को। फर्स्ट जो चाइनीज भारत में आते हैं वो थे फाहियान थे। ये आते हैं गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में 399 एडी में, और ये उस टाइम के राजा थे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। सेकंड जो थे चाइनीज जो इम्पोर्टेंट है वो थे वैनसेन। ये भारत में आते हैं 629 एडी में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। एक और चाइनीज आते हैं, इनका नाम था इत्सिंग। भारत में ये आते हैं 673 एडी में। हमने अब चाइनीज को देख लिया, अब देखते हैं अरब्स को। इसमें एक था अल बरूनी। ये भारत में आता है महमूद गजनवी के साथ। लेक्चर 1 में हमने जो है देखा था महमूद गजनवी के बारे में। भारत में जो फर्स्ट इस्लामिक आक्रमण होता है, फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन जो होता है वो था 712 एडी में बाय मोहम्मद बिन कासिम, और इसके जो सक्सेसर्स थे वो थे महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गौरी। एक और अरब आते हैं, इनका नाम था इब्न बतूता। ये आते हैं 1333 एडी में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है अब्दुल रज्जाक। जब विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश होता है तो उसके जो राजा थे देवराय सेकंड, तो ये उनके टाइम में आते हैं अब्दुल रज्जाक। ये था। जो भी लोग चाइना से आए थे वो थे फाहियान थे। ये आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। उसके बाद आते हैं वैनसन आते हैं, ये हर्षवर्धन के टाइम में आते हैं। और एक इत्सिंग थे, ये आते हैं 673 एडी में। अरब से जो आते हैं वो थे अल बरूनी, जो आए थे महमूद गजनवी के साथ
सेकंड में जो आते हैं वो आते हैं इब्न बतूता 1333 AD, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। और फाइनली अब्दुल रज्जाक जो विजयनगर एम्पायर के राजा थे, देवराय टू, उनके टाइम में। भारत में जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश पावर का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, तो उस टाइम वो ये फील करते जो भारत पे रूल करने के लिए उनको सबसे पहले भारत और भारत के लोगों को के बारे में अच्छे से जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो भारत को अच्छे से रूल कर पाएंगे। तो इसके पर्पज़ से 1784 में विलियम जॉन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो ओरिएंटल रिसर्च को एनकरेज करे। ओरिएंटल रिसर्च का मतलब होता है जो भी एंशिएंट लिटरेचर या स्क्रिप्चर्स हैं तो उनके बारे में जानना, तो ओरिएंटल रिसर्च इनसे संबंधित है। यहाँ पर एशियाटिक का मतलब ये था जो भारत के साथ साथ और आसपास के जो भी रीजन्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना, जापान, तो उनमें भी जो है ओरिएंटल रिसर्च को एनकरेज करना। तो हमने अभी तक में देखा क्या, जो भारत को अच्छे से जानने के लिए, ताकि यहाँ पर वो अच्छे से शासन कर सके अपने फ़ायदे के लिए, तो 1784 में विलियम जॉन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि वो ओरिएंटल रिसर्च को एनकरेज कर सके। ओरिएंटल रिसर्च का मतलब होता है कि जो भी एंसेंट लिटरेचर और स्क्रिप्चर्स है उनके बारे में स्टडी करना, उनके बारे में जानना। और एशियाटिक इसीलिए बिकॉज ये भारत के साथ साथ आसपास के और भी जो रीजन्स है, फॉर एग्जांपल चाइना, जापान, तो उनके लिए भी ये था। विलियम जॉन्स के बारे में हम 2 से 3 बात को और देखेंगे। फर्स्ट की इनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया गया था। सेकंड, जो कालिदास की बुक है अभिजान या अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था विलियम जॉन्स ने। थर्ड, विलियम जॉन्स वो ऐसे फर्स्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि यूरोपियन लैंग्वेजेस और संस्कृत लैंग्वेज आपस में सिमिलर है, यानी कि यूरोपियन लैंग्वेजेस का जो जन्म हुआ था वो संस्कृत लैंग्वेज से ही हुआ था। फिर 1857 का रिवॉल्ट होता है। ब्रिटिश के लिए ये एक सेटबैक था। तो ब्रिटिश ये रियलाइज करते हैं कि उनको भारत के बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, भारत के बारे में एक और डीपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और इसके पर्पज़ से वो मैक्स मुलर के अंडर में भारत के और भी जो टेक्स्ट थे उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, और एक 50 वॉल्यूम का एक 50 वॉल्यूम का एक बुक मैक्स मुलर लिखते हैं। इसका नाम था सैक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट। ये मेनली जो एक्सट्रैक्ट थे वो थे हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट्स के। यहाँ पे हमारा लिटरेरी सोर्सेस ख़त्म हो जाता है। अब स्टार्ट होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। हिस्टोरिकल सोर्सेस 2 टाइप के होते हैं,
एक लिटरेरी सोर्सेज जो अभी हमारा ख़त्म हो गया, सेकंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसमें मटेरियल रिमेन्स होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जो डेट एस्टिमेट किए जाते हैं वो कार्बन डेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि अगर एक कोई फॉसिल है और इसका हमें अगर एज को एस्टिमेट अगर करना है, जो फॉसिल है कितना ओल्ड है, तो इसके लिए हम एक इस्तेमाल करते हैं कार्बन डेटिंग सिस्टम। हर फॉसिल के अंदर में जो है एक आइसोटॉप होता है कार्बन का, इसको C14 बोलते हैं, कार्बन 14 बोलते हैं। तो ये हर फॉसिल के अंदर में होता है। जब इस फॉसिल का डेथ हो जाता है, जब फॉसिल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और इसका डेथ हो जाता है, तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन जो है ना, उसके डेथ के बाद डिके होना चालू हो जाता है। उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव कंटेंट होते हैं वो टाइम के साथ लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट इस बात को देखते हैं कि जो उसमें अभी तक में, उस फॉसिल में अभी तक में कितना कार्बन 14 का लॉस हुआ है, तो इसके बेसिस पे किसी भी फॉसिल का एज को एस्टिमेट किया जाता है। विलार्ड डिलीबी को फादर ऑफ कार्बन डेटिंग मेथड कहा जाता है या कार्बन डेटिंग सिस्टम। भारत में जो आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1861 में अंग्रेज़ों के द्वारा। और 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया जाता है बाय अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और इसके लिए इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इनको कहा जाता है। हम लोग अगर अभी की बात करें तो ASI मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है। और इसके जो भी आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो रेगुलेट होते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंस्क्रिप्शंस, सेकंड कॉइन्स, थर्ड मॉन्यूमेंट्स। फर्स्ट इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं। इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है? जो भी अगर चीज़ें स्टोन या फिर अगर मेटल के सरफेस पे लिखी जाती है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक स्टोन का स्ट्रक्चर है ये, और इसके ऊपर जो है लिखा गया है कुछ, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम लोग इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो जो भी अगर राइटिंग्स स्टोन या मेटल के सरफेस पे लिखे जाते हैं या और कोई दूसरे सरफेस पे लिखे जाते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। और इंस्क्रिप्शंस के स्टडी को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। भारत में जो सबसे एंशिएंट
इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं वो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, और ये थे 2500 BC के अराउंड, पर इनको अभी तक जो है डेसिफर नहीं किया जा सका है। हमारे पास जो अर्लीस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो थे 3rd सेंचुरी BC ऑनवर्ड से, और ये बेसिकली थे अशोकन टाइम के। इंस्क्रिप्शन के जो लैंग्वेज थे वो थे प्राकृत लैंग्वेज, संस्कृत के इंस्क्रिप्शंस जो हमें देखने को मिलते हैं वो 2nd सेंचुरी AD ऑनवर्ड से हमें देखने को मिलते हैं। भारत के लोकल लैंग्वेजेस में जो हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं वो 9th एंड 10th सेंचुरी ऑनवर्ड से हमें देखने को मिलते हैं। आखिर जो ये इंस्क्रिप्शंस होते थे तो आखिर इनके जो है पर्पस क्या होते थे? फर्स्ट ये था कि जो भी रूलर थे इनके जो ऑर्डर्स या डिसीजंस जो होते थे वे जनता तक इन इंस्क्रिप्शंस के द्वारा पहुंचाया जाता था। सेकंड, जो भी बुद्धिज़्म या जैनिज़्म के फॉलोअर थे तो वो अपने उपदेशों को इन इंस्क्रिप्शंस में भी लिखते थे। या थर्ड, जो भी डोनेशंस होते थे फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड के या कैटल के, तो इनके बारे में भी ये यहाँ पे मेंशन होता था। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस 3 टाइप्स के होते हैं, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स। फर्स्ट हम लोग जो है इंस्क्रिप्शंस को देख रहे हैं। जो भी अगर मेटल या स्टोन के ऊपर जो लिखा जाता है वो जो है इंस्क्रिप्शंस होता है। इसके स्टडी को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। हमें सबसे फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जो देखने को मिलता है वो मिलता है इंडस वैली के टाइम से, 2500 BC के अराउंड का वो इंस्क्रिप्शन था। हालांकि उससे अभी तक डेसिफर्ड नहीं किया जा चुका है। जो अर्लीस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है वो 3rd सेंचुरी BC से देखने को मिलता है। ये इंस्क्रिप्शंस अशोका के टाइम के थे जो प्राकृत लैंग्वेज में है। दिस इज के 2nd सेंचुरी AD के ऑनवर्ड से हमें संस्कृत के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। 9th एंड 10th सेंचुरी AD से हमें भारत के जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है तो उनमें हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। और इनके जो पर्पस थे, फर्स्ट कि अगर कोई रूलर था तो जो रूलर का ऑर्डर्स या डिसीजंस होता था तो ये इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हम लोग जनता को पहुंचाते थे उस टाइम में। बुद्धिज़्म या जैनिज़्म के जो फॉलोअर्स थे वो अपने उपदेशों को इन इंस्क्रिप्शंस में लिखते थे। या थर्ड, जो भी डोनेशंस होते थे फॉर एग्जांपल लैंड या कैटल के, तो उनको भी हम लोग इंस्क्रिप्शंस में लिखते हैं। सेकंड, कॉइन्स। भारत के जो अर्लीस्ट कॉइन्स हैं वो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। इनका जो शेप होता था वो होता था क्वाड्रिलैटरल, मतलब 4 साइड्स होते थे इनके, और ये सिल्वर मेटल के बने होते थे। ये इस टाइप के जो सिक्के होते थे तो इनको हम लोग बोलते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड इसीलिए कहा जाता था जो इनके सिंबल्स होते थे ना वो थ्रू पंच बनते थे। ये जो सिक्का है आप इसको यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक आपको इसमें हाथी ये दिख रहा होगा।
जो ये हाथी का सिंबल जो बना है ना वो थ्रू पंच बना है। जो आप लोग ऐसे स्टाम्प जो मारते हैं ना तो उसके तो उसी टाइप का जो पंच होता है, तो पंच के थ्रू इनके सिंबल्स बनते थे। तो इसलिए ऐसे सिक्कों को हम लोग पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते थे। और ये क्वाड्रिलेटरल शेप का है और बेसिकली ये सिल्वर मेटल के बने होते थे। भारत में जो हमें सिक्के देखने को मिलते हैं वो 6th सेंचुरी BC से हमें देखने को मिलते हैं। और इस टाइम में हमने लेक्चर 1 में देखा था महाजनपद एज स्टार्ट हो रहा था। तो हमें जो भी भारत में सिक्के देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं महाजनपद के टाइम से। भारत में जो सबसे फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स जो इशू किया गया था वो हुआ था इंडो बैक्टीरियंस द्वारा। लेक्चर 1 में हमने देखा था ये इंडो बैक्टीरियंस जो थे मौर्य के फॉरेन सक्सेसर्स थे। फर्स्ट गोल्ड कॉइन ये भारत में इशू हुआ था इंडो बैक्टीरियंस के द्वारा। हाईएस्ट नंबर के साथ जो गोल्ड कॉइन इशू हुआ था, सबसे ज़्यादा जो गोल्ड कॉइन्स इशू हुआ था ये हुआ था गुप्ता के टाइम में। ये था हमारा कॉइन्स। थर्ड, मॉन्यूमेंट्स। एक बात और, जो स्टडी ऑफ कॉइन्स हमारा कहलाता है नुमिस्मैटिक्स, और स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड नुमिस्मैटिक्स। मॉन्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल हो गए जैसे लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर, हड़प्पा से हमें जो एक न्यूड वीमेन डांसर का जो हमें स्टैट्यू मिलता है ये, तो जो इन टाइप्स के स्कल्पचर्स जो होते हैं तो वो मॉन्यूमेंट्स के अंदर में आते हैं। ये था हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और इसी के साथ हमारा लेक्चर 2 ख़त्म होता है। लेक्चर 2 के नोट्स और MCQs कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दिए गए हैं। हिस्ट्री के बाकी लेक्चर्स के लिए आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, और अगर कोई बाकी डाउट हो तो आप जो है कमेंट में पूछ लें। थैंक यू।